गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है और मेरा नाम नदीम। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट इस वीडियो का आ रहा था, तो वीडियो का टाइटल है रतन टाटा वर्सेस मुकेश अंबानी। दोनों अमीर आदमी हैं। दोनों अमीर आदमी। और वाई रतन टाटा इज नॉट द रिचेस्ट मैन, मतलब कि रतन टाटा क्यों नहीं अमीर बंदे हैं। अभी देखते हैं इनमें कंपैरिजन। तो ये लगा लें आप और ये लगाता हूँ मैं। तो काउंट डाउन करते हैं, आज बाबा को बताएंगे इन दोनों में कंपैरिजन। तो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जब भी कभी भारत के अरबपति लोगों की बात की जाए, यानी भारत के सबसे अमीर लोगों की बात की जाए, तो दो नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। पहला तो है रतन टाटा और दूसरा मुकेश अंबानी। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल हमेशा बना रहता है कि इन दोनों लोगों में से ज्यादा अमीर कौन है। वैसे कागजों पर तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ हमेशा ही रतन टाटा से ज्यादा नजर आती है। लेकिन क्या सच में मुकेश अंबानी रतन टाटा से ज्यादा अमीर हैं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको रतन टाटा और मुकेश अंबानी के पूरे इतिहास और उनकी नेटवर्थ की सटीक तुलना करके दिखाएंगे, जिससे ये बात पूरी तरह साफ हो जाएगी कि असल में इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है। तो चलिए दोस्तों, अब इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रतन टाटा और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ का कंपैरिजन करते समय इन दोनों ही लोगों का इतिहास जानना बेहद जरूरी है, और इसीलिए पहले हम रतन टाटा के इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, टाटा का ये इतिहास आज से 152 साल पहले सन 1868 में शुरू हुआ था, क्योंकि उसी साल जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। अब जमशेदजी टाटा की अगर बात करें तो उनका जन्म सन 1839 में गुजरात के नवसारी में हुआ था। 14 साल गुजरात में बिताने के बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए थे। इसी शहर में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और अपने पिता के साथ काम करने लगे। दोस्तों, जमशेद जी कोई खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। हालांकि उस समय अंग्रेजों के राज की वजह से खुद का बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जमशेद जी के इरादे काफी मजबूत थे। आखिरकार जमशेद जी ने सन 1868 में 21,000 की पूंजी से एक कॉटन कंपनी की शुरुआत की, और यहीं से टाटा ग्रुप की नींव पड़ी। जमशेद जी की उम्र उस समय सिर्फ 29 साल थी और उन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत नागपुर शहर में एक कॉटन मिल बनाकर की थी। वो शुरुआत से ही क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में विश्वास रखते थे, और कॉटन के बिजनेस को समझने के लिए वे कई बार इंग्लैंड भी गए थे। जमशेद जी ने अपनी कॉटन मिल को बहुत अच्छी तरह चलाया और साथ ही अपने आगे की प्लानिंग भी शुरू कर दी। असल में जमशेद जी का सपना एक स्टील कंपनी खोलना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाना और भारत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना था, क्योंकि जमशेद जी भारत को एक सशक्त देश बनाना चाहते थे, और वो तभी संभव हो सकता था जब भारत में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। जमशेद जी ने इन तीनों ही लक्ष्य को हासिल करने में अपना काम शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात ये थी कि अपने पूरे जीवन में वो इन तीनों में से एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए थे। एक बार जमशेद जी को इंडियन होने की वजह से एक 5 स्टार होटल में जाने से रोक दिया गया था, और तभी उन्होंने सोच लिया था कि वे एक ऐसा 5 स्टार होटल बनाएंगे जिसके अंदर सभी भारतीय लोगों को जाने की आजादी होगी। और तभी उन्होंने मुंबई का मशहूर ताज होटल को बनवाया था। असल में जमशेद जी खुद से ज्यादा भारत और भारत के लोगों के बारे में सोचते थे, और यही सीख उन्होंने अपने बेटे दोराब जी को भी दी थी। साल 1904 में जमशेद जी के निधन के बाद जब कारोबार की जिम्मेदारी दोराब जी पर आई, तो उन्होंने न सिर्फ अपने पिता के आदेशों पर चलते हुए सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा किया, बल्कि उन्हें एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दोराब जी ने अपने पिता का सपना पूरा करते हुए साक्षी नाम के एक गांव में अपना स्टील प्लांट लगाया। साल 1938 में दोराब जी के बाद टाटा सन्स की बागडोर जेआरडी टाटा के हाथों में आ गई। जेआरडी टाटा एक जबरदस्त बिजनेसमैन थे, और वे बहुत तेजी से नई कंपनियां और नए बिजनेस शुरू करते थे। जिस समय जेआरडी टाटा कंपनी के चेयरमैन बने, उस समय टाटा ग्रुप में कुल 14 कंपनियां हुआ करती थी। तो जेआरडी टाटा ने ही भारत की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी, जिसको आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा टाटा की कुछ मशहूर कंपनियां जैसे टाटा केमिकल, टाटा टी, टाटा मोटर्स और टीसीएस की शुरुआत भी जेआरडी टाटा ने ही की थी। सन 1991 में जब जेआरडी टाटा ने कंपनी का चेयरमैन पद छोड़ा था, तो कंपनियों की संख्या 14 से 95 पहुंच गई थी। जमशेद जी और दोराब जी की तरह ही जेआरडी टाटा भी खुद से पहले भारत और भारतीय नागरिकों के बारे में सोचते थे, और इसीलिए वह टाटा के सोशल वर्क को एक कदम और आगे ले गए थे। दोस्तों, जेआरडी टाटा के बाद
टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रतन टाटा। अच्छा। और रतन टाटा के चेयरमैन बनने के बाद टाटा के सभी बिजनेस और कंपनियां और भी नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। अब टाटा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राज करती है। दोस्तों ये तो हुई बात टाटा ग्रुप की। अब हम बात करते हैं मुकेश अंबानी के इतिहास के बारे में। दोस्तों मुकेश अंबानी की ये कहानी साल 1960 में शुरू होती है, क्योंकि उसी साल उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की थी। दरअसल धीरूभाई अंबानी का जन्म सन 1932 में गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। वैसे तो उनके पिता एक टीचर हुआ करते थे, लेकिन फिर भी धीरूभाई अंबानी को पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने बहुत सी छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों उनका मन हमेशा ही खुद का व्यापार करने का हुआ करता था। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने साल 1960 में मुंबई के अंदर अपनी पहली कंपनी रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। ये कंपनी भारतीय मसालों और पॉलिस्टर यार्न का व्यापार करती थी। इसके बाद साल 1966 में धीरूभाई ने कपड़े का व्यापार शुरू किया और अपनी दूसरी कंपनी रिलायंस टेक्सटाइल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड की नींव डाली। दोस्तों साल 1973 में इस कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रख दिया गया। धीरूभाई अंबानी भले ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर बिजनेस करने की जबरदस्त काबिलियत थी। वह लोगों का भरोसा जीतने और उनसे अपनी बात मनवाने में माहिर थे। यही वजह थी कि उस जमाने में भी रिलायंस के पास जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टर्स मौजूद थे, जबकि दूसरी कंपनियां दिन रात मेहनत करके भी इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं जीत पाती थी। इसके बाद दोस्तों धीरूभाई अंबानी ने कई अलग अलग बिजनेस शुरू किए और जिस भी बिजनेस में उन्होंने हाथ डाला उसमें वो टॉप बिजनेसमैन बन गए। साल 2002 में धीरूभाई अंबानी का देहांत होने के बाद उनका पूरा बिजनेस उनके दोनों बेटों अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच बांट दिया गया। लेकिन बाद में अनिल अंबानी को बिजनेस में लॉस होने लगा, जिससे उनकी कई कंपनियां बैंकरप्ट हो गईं। अभी कुछ समय पहले ही उनका ये बयान भी आया था कि कारोबार में घाटा होने की वजह से इस समय उनकी नेटवर्थ 0 हो गई है। इसके विपरीत मुकेश अंबानी ने अपने पिता से विरासत में मिले बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से चलाया और वो अपने हिस्से में आई सभी कंपनियों को इतनी ऊंचाई पर ले गए कि आज उनकी गिनती सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अमीर लोगों में की जाती है। दोस्तों ये तो हुआ दोनों कंपनियों का इतिहास। अब हम रतन टाटा और मुकेश अंबानी दोनों की तुलना करके ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि दोनों में ज्यादा अमीर कौन है। दोस्तों मुकेश अंबानी की अगर बात की जाए तो उनकी प्रमुख कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जबकि रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो आदि सभी कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ही सब्सिडरी है। अब अगर बात करें टाटा ग्रुप की तो रिलायंस कंपनी की तुलना में इसकी सहायक कंपनियों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि टाटा ने लगभग हर एक इंडस्ट्री में ही अपनी दस्तक दी हुई है। ऐसे में अगर हम दोनों कंपनियों की मार्केट कैप यानी मार्केट वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम टाइम टाटा का मार्केट कैप रिलायंस से ज्यादा रहता है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर टाटा का मार्केट कैप रिलायंस से ज्यादा है तो फिर रतन टाटा का नेटवर्थ मुकेश अंबानी से इतना कम क्यों है? असल में इसका कारण ये है कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लगभग 48% शेयर के मालिक हैं। इसीलिए सितंबर में उनकी नेटवर्थ $88 बिलियन तक पहुंच गई थी। और अगर बात की जाए रतन टाटा की तो टाटा कंपनी में उनके शेयर 1% से भी कम है, जिसके कारण उनकी नेटवर्थ मुकेश अंबानी के सामने काफी कम नजर आती है। अब ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि अगर रतन टाटा सिर्फ 1% शेयर के मालिक हैं, तो फिर टाटा की बाकी शेयर होल्डिंग किसके पास है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि टाटा की लगभग 66% शेयर होल्डिंग उनके द्वारा बनाए गए चैरिटेबल संस्थाओं के पास है, जिसमें सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसी बहुत सी संस्थाओं के नाम शामिल हैं। दोस्तों ये सभी संस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय लोगों की मदद करने का काम करती है। अब अगर ये 66% शेयर इन संस्थाओं की जगह रतन टाटा के नाम होते तो यकीनन आज वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कहलाते। दोस्तों इन सभी चीजों से हमें पता चलता है कि मुकेश अंबानी भले ही पेपर पर अमीर हैं, लेकिन असली अमीर तो रतन टाटा ही हैं। बाकी इन दोनों लोगों के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो काफी पसंद आई होगी और दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार तो इसी तरह ये वीडियो खत्म, इनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पता चला है कि मुझे रतन टाटा साहब
कि क्या कमाल है और क्या कमाल नहीं इनका। 66% हिस्सा ट्रस्टों को देते हैं। हाँ, ट्रस्टों को दे रहे हैं वो। बिल्कुल। वो भी वो नहीं अपनी कमाई में, टोटल शेयर्स कंपनियों के, टोटल कंपनियों में, यानी 66% जो कमाती है ना ये पूरी टाटा की कंपनी, वो जाता है ट्रस्टों को। लो अंदाजा कि कितना वो कमाती है और कितना ये लोग कितना पैसा देते उनके हैं, दिल में गरीबों का ख्याल है। और खुद ने 1% शेयर रखा हुआ है। बिल्कुल, अपनी आवाम का, गरीब आवाम का कितना उन ख्याल करते हैं। और खुद 1% रखा हुआ है, अंदाजा इधर लगा लिया, यानी 100 रुपए में से 1 रुपया खुद रखते पहले से हैं। आपको पता चलता है कि पहले नंबर पे कौन हो सकता है। कौन हो सकता है। और यार ये जमशेद जी टाटा जी मुस्लिम थे कि हिंदू थे, क्योंकि उनका नाम मुस्लिम है, तो हमें अब ये कंफर्म नहीं। और मुकेश अंबानी ने भी वो उनके मतलब के जो अबू थे उन्होंने भी काफी मेहनत की है। बिल्कुल, मेहनत दोनों ने, मेहनत दोनों ने की है, मेहनत दोनों ने की है इस मकाम पे पहुंचे। इस मकाम पे पहुंचने के लिए। जिस कारोबार में इन लोगों ने हाथ डाला, इनमें मतलब कि इनको कामयाबियां मिली। बिल्कुल, मुकेश अंबानी साहब के भाई से उन वाला साहब की तरफ से जो उनको अपना हिस्सा मिला, उसमें काफी उनको लॉस हो गया। बिल्कुल, सारा बिजनेस उनका लॉस में, आई थिंक अभी भी लॉस में ही है। इन्होंने इतनी मेहनत की है कि बस पापा दिमाग पे भी डिपेंड करता है ना कि स्ट्रेटजीज कैसी हैं बिजनेस में आप लोगों की, और किस तरह से आप बिजनेस को लेके जा रहे हैं। और इनकी शुरू से जो है मेहनत वो काफी ज्यादा थी दोनों की। क्यों? सही बोल। और आज अंबानी की 88 बिलियन डॉलर उसकी नेट वर्थ है, मतलब कि वो कमाई है। अब बंदा ये अंदाज सोच ही सकता है कि इतनी कमाई। हाँ ना, ये अब टॉप 10 में दुनिया के अमीर तरीन बंदों में। सही बोल। आप लोग अंदाजा लगाने के। मैं तो रतन टाटा साहब से बहुत इम्प्रेस, मैं खुद इम्प्रेस हूँ यार, जाहिर बात है ना। जितना वो गरीबों का ख्याल करते हैं ना, गरीब अपनी आवाम का, कंट्री का ख्याल करते हैं ना, इतना कोई नहीं करता। सही कहा। अभी आपको पता ही है कि कोरोना की वायरस चल रहा है, उन्होंने कितनी हेल्प की है, बहुत कर रहे हैं बाबा, हुकूमत की बहुत। हाँ, ये हुकूमत लेवल की उस पर मदद करते हैं भाई। तो यार इसका क्या कहते हैं, रतन टाटा का एक अलग लेवल, अंबानी सर का एक अलग लेवल, दोनों मदद करते हैं। लेकिन रतन टाटा का जो दिल है ना वो बहुत बड़ा है अपनी कंपनी के। सोच में पड़ जाता हूँ, 66% कमाई का हिस्सा दे देना ट्रस्ट में। आजकल कोई 2000 बंदा नहीं देता वजह कौन देता है? ये इनका बड़ा जज्बा है कि वो मदद करते हैं गरीबों की। वही ना। और फिर इनके वो मतलब के जो थे उनको 5 स्टार होटल में जाने से रोक दिया था इंडिया होने की वजह से। फिर इन्होंने अपना 5 स्टार रेस्टोरेंट ताज होटल जो नहीं है इंडिया, वो बनाया। ये फिर दुख होता है ना दिल में कि मुझे रोका गया था उस टाइम क्यों रोके? मैं अपना बना के दिखाऊंगा इनको। तो फिर दिखाया, दिखा दिया। वो पूरा वर्ल्ड में मतलब एक किस्म का फेमस है इनके ताज होटल। ताज होटल बहुत दुनिया में इंटरनेशनल लेवल, हाँ इंटरनेशनल और कंट्रीज में भी है। तो यार आप लोग बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।